दोस्तों, अगर आप शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा। देखते हैं किस तरीके से आखिर शिक्षक भर्ती परीक्षा में क्वेश्चंस को पूछा जाता है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अभी जो बीपीएससी टीआरई का पेपर हुआ था, यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग से संबंधित थे अंतरिम सरकार में। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा, खाद्य एवं कृषि विभाग। ये अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था ये कब हुआ था, 1946 में। अगर टाइम यानी कि मंथ बोले तो सितंबर में। अगर श्रम विभाग की बात करें तो जगजीवन राम थे, और उद्योग एवं आपूर्ति विभाग की बात करें तो डॉक्टर जॉन मिथाई, और रक्षा विभाग की बात करें तो सरदार बलदेव सिंह, और गृह मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने इनको दिया था। विदेश मामले और राष्ट्रमंडल संबंधित जो थे वो डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू के पास थे, और भारत के पहले प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। अगर आप स्वास्थ्य मंत्री की बात करें तो राजकुमारी अमृत कौर के पास था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे ये पूछा है, इन विच ईयर ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस वाज फाउंडेड, यानी कि किस वर्ष में ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस हुआ था। तो यहाँ पे 1927 ईस्वी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला यहाँ पे कुछ पॉइंट आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर अखिल भारतीय महिला सम्मेलन AIWC सी की स्थापना कब हुआ था, तो 1927 ईस्वी में हुआ था। 1927 ईस्वी में अगर ये बात करें तो ये कहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा पुणे में। चलिए अगला देखते हैं। अगला यहाँ पे एक प्रश्न और याद रखिएगा। यहाँ पे ये कई बार पूछा जाता है कि ऑल इंडिया जो महिला सम्मेलन है वो अध्यक्ष कौन थे, तो ये कमला देवी चट्टोपाध्याय। चलिए अगला प्रश्न है जो कि अभी हाल ही में क्वेश्चंस में ये पूछा गया है, कहाँ पर यूजीसी नेट पेपर 2 में पूछा गया था कि अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का गठन किस वर्ष हुआ था। तो अभी अभी हमने देखा कहाँ पर, पुणे में हुआ था। कब, 1927 ईस्वी में। चलिए इस प्रश्न को देखिए, अभी हाल ही में पीपीएससी ने इस प्रश्न को पूछा। क्या पूछा, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाता है। यहाँ पे 2-3 प्रश्न इस प्रश्न में छुपे हुए हैं, तो वो भी देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न बनता है कि बंगाल विभाजन कब लागू हुआ था, तो ये हो जाएगा 16 अक्टूबर को। ठीक है, अगर आपसे ईयर पूछ लिया जाए तो आप बता देंगे 1905 में। और इस समय वायसरॉय हुआ करते थे लॉर्ड कर्जन। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब किया गया था, तो 19 जुलाई को किया गया था। क्या, कब, 19 जुलाई 1905 में किया गया था। और प्रभावी कब हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 को। और इसी दिन को हम किस नाम से जाने जाते हैं, तो शोक दिवस के रूप में हम इस दिन को मनाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे ये है कि 16 अक्टूबर 1905 को किस रूप में मान्यता दी गई है, तो ये हो जाएगा शोक दिवस, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं मॉर्निंग डे के रूप से हम इसे सेलिब्रेट, यानी कि शोक दिवस को हम मनाते हैं। 1917 की बात करें तो 1917 में चंपारण में सत्याग्रह हुआ था, जिसमें कि इसका जो महात्मा गांधी को जो निमंत्रण दिया था, महात्मा गांधी को जो बुलाया गया था, वो राजकुमार शुक्ल के द्वारा महात्मा गांधी को चंपारण, जो कि बिहार में, इन्हें बुलाया गया था 1917 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, गांधी जी को चंपारण आने का जो निमंत्रण है किसने दिया था, तो ये राजकुमार शुक्ल ही हुआ करते थे, जो कि 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया था। अभी देखिए हाल ही में इस प्रश्न को 67th पीपीएससी प्रीलिम्स हेल्ड जो 2022 में हुआ था, इस क्वेश्चन को पूछा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए जो महत्वपूर्ण है, कह रहे कि चुप रहने की जो स्वतंत्रता है वो भारत में किस प्रकार के अधिकार है। तो आप सभी जानते हैं कि चुप रहने की, बोलने की जो स्वतंत्रता है हमारा, ये क्या है, ये फंडामेंटल राइट है। और ये जो फंडामेंटल राइट है ये 19 से लेकर के 22 तक ये आर्टिकल है, जिसमें कि चुप रहने की, बोलने की स्वतंत्रता दी गई है। तो यहाँ पे हमारे ये कह सकते ये एक प्रकार की मूल अधिकार है। जो कि आर्टिकल 19 है, उस आर्टिकल 19 यानी कि अनुच्छेद 19 के अंदर स्वतंत्रता का अधिकार कुछ दिए गए हैं, जिसमें कि भाषण का अधिकार, यानी कि आप कहीं पर भी भाषण दे सकते हैं। प्रेस का अधिकार है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, चुप रह सकते हैं। और इसके अलावा सूचना का अधिकार भी है, और कहीं भी स्थानांतरित, यानी कि कहीं भी घूर सकते हैं, जा सकते हैं, टाल सकते हैं, निवास भी कर सकते हैं।
एसोसिएशन भी बना सकते हैं, यानी कि आप एक प्रकार के संगठन भी बना सकते हैं, यूनियन भी बना सकते हैं, जो कि ये आर्टिकल भारत के फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 19 में इस बात की दिया गया है। अगला प्रश्न देख सकते हैं कि दूरदर्शन का जो ध्येय वाक्य है वो क्या है? तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा सत्यम शिवम सुंदरम हो जाएगा, जो दूरदर्शन के ध्येय वाक्य है। अगला प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न ये देखिए, भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? जो कि अभी हाल ही के बीपीएससी जो टीआरई के एग्जाम हुए हैं वहाँ पे इस प्रश्न को पूछा गया है। तो हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा गोवा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कुछ करने से पहले आपको यहाँ पे देख लेते हैं, जो भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य गोवा में मौजूद है। और भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य जो है ये मोल्लेम शहर में भी स्थित है। और गोवा में 6 वन्यजीव अभयारण्य है कुल मिला के, जहाँ पे कि भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य और मुख्य रूप से अपने तेंदुओं, हाथियों और हिरणों और गौर, जिन्हें भारतीय बाइसन भी कहा जाता है, के लिए ये जगह जो है प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य गोवा में स्थित है? तो अभी हमने देखा कौन से, भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कहाँ है? गोवा के अंदर है। और इससे देखिए एसएससी स्टेनोग्राफर 15 नवंबर 2021 में फर्स्ट शिफ्ट में इस प्रश्न को पूछा था। अब देखिए दीनदयाल उपाध्याय जो प्रसिद्ध हैं वो किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो आपको यहाँ पे बताना है। तो ये हो जाएगा एकात्मक मानववाद के लिए वो प्रसिद्ध थे, दीनदयाल उपाध्याय। अगला प्रश्न है देखिए, यहाँ पे देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय बिलोंग टू द भारतीय जनसंघ, यानी कि बीजेएस, भारतीय जनसंघ। ये आप अभी जो हाल फिलहाल के बीजेपी देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी, इसका नाम पहले बीजेएस यानी कि भारतीय जनता पार्टी ना होकर के बीजेएस भारतीय जनसंघ हुआ करते थे, जो कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनसंघ यानी कि बीजेएस के दर्जे थे और वर्तमान में भारतीय जनता दल की पुरोगामी है। भारतीय राजनीतिज्ञ ये जो दीनदयाल उपाध्याय थे, ये एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे। चलिए अगला, यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, जो कि अभी हाल ही में बीपीएससी ने प्रश्न को पूछा है। क्या पूछा? हु लेड द मूवमेंट ऑफ द खुदाई खिदमतकार, यानी खुदाई खिदमतकार के नेतृत्व किसने किया था? तो ये हो जाएगा खान अबुल गफ्फार खां। इससे लाल कुर्ती नामक भी इन्होंने सेना का गठन किया था। ठीक है, यहाँ पे देखिए खिदमतकार, खुदाई खिदमतकार, इसे बादशाह खान के भी नाम से जाना जाता है। और खुदाई खिदमत संगठन की इसने स्थापना किया था। अगला प्रश्न पूछा है कि कौन सा राज्य सर्वाधिक बाजरा उत्पादित करता है? तो ये आप जानते हैं, जहाँ पर कम पानी पड़ता है वहाँ पर बाजरा की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है। तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा राजस्थान। अगला आप प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो राजस्थान है वो बाजरा की खेती ज़्यादा की जाती है। मोती बाजरा भी कहते हैं का सबसे बड़ा उत्पादक है जो राजस्थान है। राजस्थान बाजरा का शीर्ष उत्पादक राज्य है। इसके बाद महाराष्ट्र, यानी कि सबसे ज़्यादा जो बाजरे की खेती की जाती है वो राजस्थान में, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे हरियाणा और चौथे नंबर पे गुजरात और पाँचवें नंबर पे हमारा उत्तर प्रदेश आ जाता है। बाजरा सूखे, कम मिट्टी की उर्वरता और उच्च तापमान वाले बढ़ते क्षेत्रों में उगाए जाते हैं। जहाँ पर के सूखे, कम बारिश होती है, कम मिट्टी की उर्वरता होती है, यानी कि बंजर भूमि टाइप के होते हैं, तो वहाँ पर भी बाजरे की खेती की जाती है। तो इसीलिए राजस्थान में कम बारिश होती है और वहाँ पे सबसे ज़्यादा बाजरे की खेती की जाती है। अगला देखिए, यहाँ पे प्रश्न पूछा है, भारत में बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो अभी हमने देखा, आंसर हो जाएगा हमारा राजस्थान। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो बारिश है बहुत कम होती है और उसके उर्वरक की भी कम ज़रूरत होती है, इसलिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, हाल ही में अभी पूछा गया था, द टाइप्स ऑफ रॉक्स विच कंटेन फॉसिल्स आर कॉल्ड, यानी जो फॉसिल्स होते हैं, जीवाश्म होते हैं, वो कहाँ पे पाए जाते हैं, किस रॉक्स में पाए जाते हैं? तो हो जाएगा हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स में फॉसिल्स पाए जाते हैं, जीवाश्म पाई जाती है, जिसे अपसादी चट्टानें बोला जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न देखिए, चाप झील, जिसे ऑक्सबो झील पाई जाती है, यानी कहाँ पाई जाती है? तो ये हो जाएगा हमारा रिवर्स वैली, जिसे हम कहते हैं नादी घाटी, उसी को हम ऑक्सबो झील कहा जाता है।
अगला है प्रश्न है कि वन हॉर्न रेनबो यानी एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है कौन सा राज्य है? तो असम हो जाएगा, जहाँ पर ये काजीरंगा नेशनल पार्क हुआ करता है। और वहीं पे एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि ये असम एक ऐसा राज्य है जो एक सींग वाले गैंडे के लिए भारतीय राइनो के लिए प्राकृतिक आवास की अधिक संभावना रखता है, जिसमें कि काजीरंगा नेशनल पार्क में सबसे बड़ी आबादी 90% से अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। काजीरास काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान गोलाघाट जिले में और आंशिक रूप से असम के नागांव, ठीक है, नागांव जिले में स्थित है। तो अगला आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न ये पूछा गया है कि बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक है। तो बॉक्साइट सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है सबसे ज़्यादा। एनसीईआरटी की किताब एनसीईआरटी की किताबें यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो ये ऑस्ट्रेलिया है, ये विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। और यहाँ सोना, हीरा, लौह अयस्क, टीन, निकेल का अग्रणी उत्पादक भी है। यहाँ पे तांबा, सीसा, जस्ता और मैग्नीज पे भी संपन्न है। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें तो यहाँ पर कालुगरी और कुलागड़ी क्षेत्रों में सोने की सबसे बड़ी निक्षेप पाई जाती है। अगला यहाँ पे देखिए एक प्रश्न पूछा गया है जो एसएससी सिचल 2022 में पूछा था, उसका आप आंसर करेंगे। डैश विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा वो कौन सा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, अगला जो प्रश्न है उस प्रश्न से पहले एक यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण देख लेते हैं। कह रहे कि देखिए पटसन जो है, पटसन को सुनहरा रेशा जिसे कहते हैं, गोल्डन फाइबर के रूप में इसे जानते हैं। और पटसन को ही दूसरे नाम क्या है? इसको जूट के नाम से भी जाना जाता है। किसको? जूट। ठीक है, ये जूट, जूट और पटसन दोनों एक ही हैं। इसे गोल्डन फाइबर यानी कि सुनहरा रेशा कहा जाता है। ये जलोढ़ मिट्टी यानी कि जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है और इसी उच्च ताप यानी कि हाई टेम्परेचर, भारी वर्षा यानी कि खूब वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश में पटसन की अग्रणी उत्पादक है, यानी कि भारत और इसके जो पड़ोसी बांग्लादेश है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जूट की खेती यानी कि जूट सबसे ज़्यादा होता है। अगला जो है प्रश्न अभी देखिए बीपीएससी में से पूछा है, सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? तो ये पटसन या फिर इसे जूट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे पटसन हो जाएगा। इसको हाई टेम्परेचर चाहिए और वर्षा भी हैवी चाहिए और ये भारत समेत बांग्लादेश में इसकी बहुत ज़्यादा खेती की जाती है। जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य कारक क्या है? यानी कि जनसंख्या जो परिवर्तन है, विवाह के कारण, जी नहीं, तो जन्म, मृत्यु और प्रवास, इसके कारण है जनसंख्या में परिवर्तन होते हैं। चाहे वो जन्म ज़्यादा हो जाए या मृत्यु ज़्यादा हो जाए या एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं, तो जनसंख्या में परिवर्तन होते हैं। कहीं के बढ़ जाते हैं तो कहीं के घट जाते हैं। तो ये मुख्य रीजन तीनों हैं। अगला यहाँ पे देखिए जो पॉपुलेशन ग्रोथ का है वो कौन कौन सी है? बर्थ रेट है यानी कि जन्म है, डेथ है यानी कि मृत्यु दर है, इमिग्रेशन और इमिग्रेशन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। अगला प्रश्न है कि अनफेवरेबल अल्टरनेशन ऑफ द इन्वायरमेंट ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज़ यानी कि जो प्रतिकूल परिवर्तन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा इकोलॉजिकल डिस्टरबेंस यानी कि पारिस्थितिक जो अशांति होती है जिसके कारण प्रतिकूल परिवर्तन हो जाता है। अब यह अगर हम बात करें तो प्रदूषण की, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो प्रदूषण को मानव गतिविधियों के माध्यम से प्राकृतिक वातावरण में प्रदूषित के द्वारा भूमि, जल, वायु या पर्यावरण के अन्य भागों को जीवन के लिए प्रतिकूल बनाने के लिए प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि व्हाट इज द एनिमल सिंबल ऑफ द WWF यानी कि डब्ल्यू वर्ल्ड वाइल्ड फंड जो है वो क्या सिंबल है? तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ग्यांट पांडा यानी कि विशालकाय पांडा हो जाएगा। अभी हाल ही में इस क्वेश्चन को बीपीएससी ने देखिए पूछा है। इसके अकॉर्डिंग और भी यहाँ पे एग्जाम कई सारे प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कि 1961 में अपने गठन के बाद WWF का प्रतीक विशालकाय पांडा रहा है और प्रकृति के लिए विश्व वन्य जीव कोष दुनिया का अग्रणी संरक्षण संगठन है। 100 से अधिक देशों में काम करता है और इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और इसका मुख्य स्विट्जरलैंड ग्लैंड में है। कहाँ पर है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड जो ग्लैंड WWF लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट की प्रकाशित ये करता है।
अगला प्रश्न देखिए, जो ओजोन छिद्र है अधिक स्पष्ट होता है कहाँ पर? भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, तो तीनों पे नहीं होता है। अगर हम इस तरह से ग्लोब देखें तो यहाँ पे क्या है, ये नॉर्थ पोल है और यहाँ पे देखें तो साउथ पोल है। साउथ पोल पर ही ये ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट होता है, तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं, तो हमारा ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हमारा ई हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो दक्षिणी ध्रुव पर ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट होता है। दक्षिणी गोलार्ध के देर से सर्दियों के दौरान अंटार्कटिक ओजोन छिद्र बनता है, क्योंकि सूर्य की किरणें ओजोन क्षयकारी अभिक्रियाओं को शुरू करती है। ओजोन छिद्र लगभग लगभग 15 से 30 किलोमीटर की दूर होता है, और जो कहाँ पे है, समताप मंडल में है। अगर ये पूछा जाए कि ओजोन छिद्र को किस चीज़ से नापा जाता है, तो ये डॉप्सन से नापा जाता है। अगर ओज़ोन डे की बात करें, हम कब मनाते हैं, तो ये 16 सितंबर को ओज़ोन डे के रूप में हम इसे सेलिब्रेट करते हैं। कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं। अगर कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं, आपको यहाँ पे बताना है। तो इस क्वेश्चन से करने से पहले हम ये एक एनसीईआरटी की बुक में एक मैप है, और उसी मैप को हम पहले देखते हैं, उसके बाद फिर आप बताएंगे कि कहाँ पाई जाती है और कहाँ पे नहीं पाई जाती है। देखिए, थॉर्न फॉरेस्ट की बात करें, कांटेदार जंगल की बात करें, तो देखिए यहाँ पे जो कांटेदार जंगल पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। देखिए, इस इस वाले क्षेत्र में कांटेदार जंगल पाए जाते हैं। ये क्षेत्र कहाँ है, तो ये राजस्थान का है और इधर पंजाब का है। ठीक है, पंजाब हरियाणा, ये वाले जो ऊपर वाला क्षेत्र है ये कांटेदार थॉर्न है। क्योंकि देखिए, कांटेदार पौधे वहाँ पर उगते हैं जहाँ पर कि वर्षा कम होती है, जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, बारिश नहीं होती है, जिसके कारण जो पेड़ पौधे होते हैं अपने पानी को वाष्पित होने से बचाने के लिए वो अपने जो पत्ते हैं वो छोटे छोटे कांटेदार बना लेते हैं, ताकि उसमें ज़्यादा पानी की कमी ना हो पाए। इसलिए हम ये कह सकते हैं जो थॉर्न फॉरेस्ट है इसी वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। इस वाले प्रश्न में ये पूछा गया है कि नहीं पाए जाते हैं। देखिए, तो यहाँ पे देखिए नहीं पाए जाते हैं ये पूछा है, तो यहाँ पे देखिए आंसर हमारा कौन-सा हो जाएगा? यहाँ पे देखिए कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए कहाँ नहीं पाए, कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं, तो नहीं पाए जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए पाए कहाँ-कहाँ जाते हैं पहले वो देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे ये जो थॉर्न फॉरेस्ट है यहाँ पे पाए जाते हैं, इस वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं और इस वाले भी क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो अब कब बोल रहा है कहाँ नहीं पाए जाते हैं, तो देखिए यहाँ पे इस आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, जो ये कर्नाटक वाले क्षेत्र हैं, देखिए ये जो कर्नाटक वाले क्षेत्र हैं, तो ये कर्नाटक में तो यहाँ नहीं पाए जाते हैं, आंध्र प्रदेश में भी नहीं पाए जाते हैं, कर्नाटक में भी नहीं पाए जाते हैं, तमिलनाडु में नहीं पाए जाते हैं। जैसे अभी अभी हमने क्या देखा, मैप देखा। पाए कहाँ जाते हैं, सबसे पहले ये देखिए, पाए वहाँ जाते हैं, कांटेदार पौधे वहाँ पे, कांटेदार जंगल वहाँ पे पाए जाते हैं जहाँ पे वर्षा कम होती है। क्योंकि वर्षा अगर कम होगी तो जो चौड़े पत्ते होते हैं वो क्या करते हैं, पत्ते वाष्पित, यानी सूर्य की रोशनी में पत्ते से वाष्पित होकर जो पानी है पेड़ के वो ज़्यादा निकल जाते हैं। इसीलिए इस चीज़ से बचने के लिए जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपने पत्तों को छोटे कर लेते हैं, कांटेदार बना देते हैं, ताकि वो उसमें जल वाष्पन कम हो पाए। और इसलिए हम ये कह सकते हैं जो राजस्थान वाले ऊपर वाला क्षेत्र है, यानी कि उत्तरी पश्चिमी इलाका है, यहाँ पर कांटेदार पौधे पाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए उत्तरी पश्चिमी में देखिए कर्नाटक भी नहीं है, आंध्र प्रदेश भी नहीं है, तमिलनाडु नहीं है, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इनमें से कोई सा भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं ये वाले एनसीईआरटी की मैप है, तो इस पॉइंट को देखेंगे। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करें, तो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो कहाँ पे पाया जाता है, देखिए ट्रॉपिकल डेसेसियस फ्रूट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ट्रॉपिकल डेसे ठीक है, डेसिडियस फ्रूट्स यहाँ पे ये पाए जाते हैं इस वाले क्षेत्र में। ठीक है, और मैंग्रोव वन की बात करें तो यहाँ पे ये मैंग्रोव वन हो गया, और इसके अलावा माउंटेन फॉरेस्ट की बात करें तो इस वाले क्षेत्र में यहाँ पे माउंटेन फॉरेस्ट पाया जाता है। इस मैप को आप देख सकते हैं, एनसीईआरटी के क्लास में ये मैप है। अगला यहाँ पे कुछ पॉइंट है, उस पॉइंट को भी आप माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए कांटेदार जो पौधे हैं ये राजस्थान में पाए जाते हैं, क्योंकि वर्षा कम होती है। इस प्रकार की वनस्पति शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पे वर्षा कम होती है। पानी की कमी को पूरा करने के लिए पत्तियां कांटेदार के रूप में हो जाती है, जैसे अभी मैंने आपको बताया। इस प्रकार के जंगल राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी घाट और गुजरात के पूर्वी ढलान में पाए जाते हैं। ठीक है, और
इन वनों में पाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण पेड़ हैं, जैसे कि कैक्टस हो गया, खैर हो गया, बबूल हो गया, कीकर हो गया और आदि, ये सारे के सारे जो हैं ये पाए जाते हैं। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न ये पूछा कि किस राज्य में सबसे अधिक लेटेराइट मिट्टी है। तो यहाँ पे देखो ये मेघालय वाला क्षेत्र है, इसमें लेटेराइट मिट्टी ज़्यादा है। तो अब हम एक मैप के माध्यम से देख सकते हैं कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये ब्लैक सॉइल की बात करें तो इस वाले क्षेत्र में, इस वाले क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश का कुछ हो गया, महाराष्ट्र का कुछ भाग हो गया, गुजरात का कुछ भाग हो गया, इन वाले क्षेत्र में जो है ब्लैक सॉइल ज़्यादा पाया जाता है। और रेड सॉइल की बात करें तो रेड सॉइल में आप यहाँ पे देख सकते हैं इस वाले भाग में। और अलुवियल सेल की बात करें तो ये पूर्वी घाट ये वाले यहाँ पे, यहाँ से लेकर के ये जो पूर्वी और प्लस में उत्तरी ये जो ये मैदान है, यहाँ पर एलुवियल सॉइल जिसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, ये यहाँ पर अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और अगर हम डेजर्ट की बात करें तो यहाँ पे डेजर्ट सॉइल यानी कि पथरीली मिट्टी पाए जाते हैं इस वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो इस मैप को देख सकते हैं, ये भी एनसीईआरटी की बुक में ये वाली मैप है। इसके अलावा देखिए लेटेराइट मिट्टी मुख्य रूप से पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट में पाई जाती है, खास करके कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा और मध्य प्रदेश और असम में पाए जाते हैं। यहाँ मिट्टी आयरन ऑक्साइड और पोटास से भरपूर होती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम की कमी होती है। लेटेराइट का अर्थ लैटिन में ईंट है। नमी को खोने पर यह काफ़ी कठोर हो जाती है और इसलिए मिट्टी मूल्यवान भवन निर्माण सामग्री प्रदान करती है। नारियल, ठीक है, चाय, कॉफ़ी, अरेका नट, रबर आदि जैसी फसलें यहाँ पर उगाई जाती है। अगला देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा कि हवा में नमी मापने के लिए कौन सी किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा हैग्रोमीटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हाइग्रोमीटर होता है ये इसका उपयोग वायु में नमी को मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। और वायु या वाष्प की आर्द्रता को दर्शाने के लिए जो वायु में अधिक आर्द्रता के बराबर होती है, 0 से लेकर के 100 प्रास में मान जितना अधिक होगा वायु में उतनी ही अधिक नमी होगी। यहाँ पे इस तरीके से यंत्र को हम कहते हैं हाइग्रोमीटर। यहाँ पे देख सकते हैं जो एमीटर होते हैं इलेक्ट्रिक करंट को मापते हैं, वोल्ट मीटर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वोल्टेज को मापते हैं, जो गैल्वेनोमीटर होता है इलेक्ट्रिसिटी को मापते हैं, एमीटर एल्टीट्यूड को मापते हैं और अल्टीमीटर अल्टीट्यूड के मापते हैं, और जो ब्लोमीटर है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को मापते हैं, बैरोमीटर एयर प्रेशर को मापते हैं, और हाइड्रोजोमीटर होता है ये मेजरिंग द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, और जो ओपाइजोमीटर होता है, ठीक है, एपिसोमीटर होता है ये मेजरिंग द लेंथ ऑफ द आर्बिट्री कर्व्ड लाइंस मापते हैं, और जो हाइग्रोमीटर होता है ये इससे हम ह्यूमिडिटी ऑफ एयर को मापते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे पूछा विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट यंग फोल्ड माउंटेन। इसमें से कौन सा है जो यंग फोल्ड माउंटेन नहीं है, आपको ये आंसर इसमें से बताना है। तो देखिए यहाँ पे पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट यंग मोल्ड फोल्ड। तो आप सभी जानते हैं जो ये आरावली है ये ओल्डेस्ट है, यंग फोल्ड नहीं है, और ये जो एल्पिसियन है ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से एक से अधिक। ठीक है, चलिए इसके अलावा और देख लेते हैं। इसके अलावा हाँ अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, क्या पूछा है कि विच ऑफ द इज नॉट अ यंग मोल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अभी हमने देख ही लिया कि जो अरावली है ये पुराना है, जो एल्पेशियन है ये भी पुराना है, नहीं है यंग फोल्ड, नॉट यंग फोल्ड ये। ठीक, अगर हम युवा पर्वत की बात करें तो युवा में देखिए कौन कौन सा हो जाएगा, एंडीज, हिमालय, रॉकी, ये तीनों के तीनों जो है युवा है यानी कि यंग है। यंग ओल्ड मोनफॉल्टन है कौन कौन से, एंडीज एंडीज एंडीज, हिमालय और रॉकीस ये। ठीक है, AHR या ठीक है ऐसे लिख सकते हैं HRA। ठीक है, HRA ये रॉकी हिमालय, रॉकी, और ये एंडीज, हिमालय, रॉकी, एंडीज, ये कैसे हैं, यंग है, ये यंग है।
ठीक है। इसके अलावा हम पुराना की बात करें तो यहाँ पे यूराल पर्वत हो गया, अरावली, यूराल, और इसके अलावा एल्पेशियन पुराने वलीद पर्वत है। अब यहाँ पे देखिए एक प्रश्न पूछा गया है, यूरोप, एल्पेशियन, अमेरिका और अरावली भारत के इसके उदाहरण हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शीत कटिबंध में आता है। तो देखिए जो शीत कटिबंध होता है ये इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस वाले क्षेत्र में इस वाले क्षेत्र को और इस वाले क्षेत्र को शीत कटिबंध कहा जाता है। तो इसलिए यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे होता है 0 डिग्री, यहाँ पे 23.5 डिग्री और यहाँ पे 66.5 डिग्री। तो 66.5 डिग्री का वाला जो ऊपरी वाला भाग है उसको शीत कटिबंध कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगला पहला प्रश्न है 6.5 उत्तरी अक्षांश एवं उत्तरी ध्रुव की स्थिति को, बिल्कुल ये बात ये सही है। लाइंग द बिटवीन द 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड नॉर्थ पोल, बिल्कुल सही बात है। आर लाइंग द 23.5 डिग्री एंड साढ़े, ये बिल्कुल नहीं होगा। आर लाइंग बिटवीन द अंटार्कटिक एंड साउथ पोल, ये भी नहीं होगा। अंटार्कटिका अंटार्कटिका ऊपर है, आर्कटिक और अंटार्कटिका ऊपर है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला देख सकते हैं, यहाँ पे इस पॉइंट को देख सकते हैं, ये बीच वाले, यहाँ पे इस वाले क्षेत्र को कहते हैं उष्ण कटिबंधीय, और यहाँ पे शीतोष्ण बोलते हैं। और ये बिल्कुल शीत, यहाँ पे ठंडी हमेशा ठंडी ही पड़ती है, यहाँ पे गर्मी नहीं पड़ती है। अब देखिए क्लास अब देखिए यहाँ पे क्लास 6 का जो ज्योग्राफी यहाँ पे पॉइंट है, कह रहे ध्रुवों के निकट सूर्य की किरणें अत्यधिक तिरछी पड़ती है। यानी कि जो सूरज है, सूरज की रोशनी यहाँ पे इस वाले क्षेत्र में डायरेक्ट पड़ती है, और जो यहाँ पर है ये तिरछी पड़ती है, और यहाँ पे तो पड़ती ही नहीं है। इसीलिए उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने के दिन और 6 महीने की